ये सब रूट्स जो है ये भी दाल के साथ में कभी अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो एकदम प्योर स्टार्च है और दाल एक प्रकार से हाई प्रोटीनस फूड है। और स्टार्च और प्रोटीन हमेशा पेट में सड़ते हैं, क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन बिल्कुल डिफरेंट, स्टार्च के लिए अलग से अल्कलाइन जूसेस निकलते हैं। दोस्तों नमस्कार, द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने फूड कॉम्बिनेशन सीरीज़ शुरू की हुई है और मैं एक एक आहार के साथ क्या गुड कॉम्बिनेशन है, क्या बैड कॉम्बिनेशन है, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, बार बार बता दिया है कि फूड कॉम्बिनेशन का मतलब है जितने पेट के रोग हैं वो ज़िंदगी में कभी नहीं होंगे, ना गैस, ना एसिडिटी, ना अपच, और आपका पेट बिल्कुल परफेक्टली 100% डाइजेशन के साथ चलेगा। इसीलिए फूड कॉम्बिनेशन साइंस जो है बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं विषय लेने जा रहा हूँ दाल के बारे में। दोस्तों वैसे दाल के बारे में बताना चाहता हूँ, ये बीन्स जो होते हैं यानी कि जो लेंटिल्स है, लेग्यूम्स हैं, ये दालें एक्चुअल में देखा जाए तो ये स्टार्च प्रोटीन का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जिससे पेट में जो है थोड़ी गैस जरूर बनती है, क्योंकि दाल का मतलब ही है गैस फॉर्मेशन। लेकिन ये दालें गैस कब कम करती है? जब आप खूब अच्छी मेहनत करते हैं, आप दौड़ लगाते हैं, आप स्विमिंग करते हैं, आप जिम जाते हैं, आप यंगस्टर हैं, आप बच्चे हैं, अभी आपका डाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, तो दोस्तों दाल आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही आप सेडेंट्री लाइफ जीना शुरू करते हो ना, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और आपका दाल खाना एज इट इज़ मेंटेन रहता है ना, फिर वही दाल आपको एक दिन तंग कर देगी। क्योंकि दालें जो है वो मेंटल फूड नहीं है, वो लेबरर फूड है, ये ध्यान में रखिएगा। तो और अगर दालें खानी पड़े ना, तो मेरा सुझाव यह है कि उसको हमेशा अंकुरित करके खाइए, और वो भी अंकुर कितना, 1 इंच कम से कम लंबा होना चाहिए। मूंग, मोठ, लोबिया, मसूर, सोयाबीन, सब दालें अंकुरित होती है। तो वो दालें अंकुर करके खाएं तो फिर वो दालें फिर सब्जी बन जाती है, फिर वो दाल दाल रह नहीं जाती। तो एक्चुअल तो दाल खाने का तरीका ये है, लेकिन अब उसको कॉम्बिनेशन कैसे करें? देखिए दाल जो है, चूँकि ये अनाज ग्रेन कैटेगरीज के आसपास की है, तो इसको है ना आप जितने प्रकार के ग्रेन्स हैं, यानी कि रोटी है, चावल है, मकई है, मिलेट्स हैं, कई तरह के जितनी भी ग्रेन्स हम जो नाम लेते हैं, उन सब के साथ दाल का कॉम्बिनेशन चल जाता है। तो अच्छा, हम दाल मिलाते क्यों? मालूम है कि ग्रेन अपने आप में अपूर्ण प्रोटीन है, टोटल प्रोटीन नहीं है। नट्स टोटल प्रोटीन है, इसलिए नट्स के साथ कॉम्बिनेशन नहीं करना पड़ता। पर अनाज अगर खाओगे, रोटी खाओगे, चावल खाओगे, तो अपूर्ण प्रोटीन के कारण उसको दालों के साथ कंबाइन करके मैनेज करना पड़ता है। इसलिए इस प्रकार के कॉम्बिनेशन डेवलपमेंट हुए। तो इसीलिए दाल जो है वो सारे अनाज के साथ जो है और मिलेट के साथ चलता है। और इसके अलावा दाल के साथ सारे मसाले चलते हैं, दाल के साथ घी, मक्खन, जितने भी प्रकार के ऑयल्स हैं, फैट है, वो भी उसके साथ चलते हैं। लेकिन अब दाल के साथ क्या नहीं चलते वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए दाल के साथ कोई भी प्रकार का नॉनवेज नहीं चलता। जो भी एनिमल प्रोटीन्स हैं वो सब दाल में 100% सड़ते हैं। जैसे कई लोग नॉनवेज खाते हैं, उसके साथ में दाल भी खा लेते हैं, तो वो पेट में उनको सड़न पैदा करेगी। और दाल के साथ जो है, क्योंकि 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, दाल के साथ में कभी अंडा नहीं खाना चाहिए, जैसे ये भी उसके पेट में हमेशा सड़न पैदा करेगा। दाल के साथ कभी फ़िश नहीं खानी चाहिए, जैसे कई बंगाली लोग जो हैं, केरला वाले लोग जो हैं, वो दाल के साथ फ़िश खा लेते हैं, तो वो पेट में जो है एक प्रकार की सड़न पैदा करती है। दाल के साथ कभी पनीर नहीं खाना। दोस्तों ये नॉर्थ इंडिया में बड़ी आदत है पनीर खाने की। तो पनीर अगर आप कभी शौक से कोई सब्जी बना भी लेते हो ना, तो उस दिन खाने में से छोले, राजमा, बेसन, उड़द, जो दालें वो पूरी निकाल दें, ताकि, और अगर खानी पड़े तो स्प्राउट्स।
लेकिन नॉर्मल दाल ना खाएं तो उससे पेट में फिर आपके गड़बड़ होने की संभावना कम रहेगी। आज किसी भी शादी में जाओ ना तो सीधा पनीर की सब्जी और मखनी दाल। दोस्तों ये दो तो कॉमन है और लोग दोनों साथ में खा लेते हैं, यानी कि मखनी दाल और पनीर ज़बरदस्त पेट में सड़ती है। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि मखनी दाल खानी उस दिन मखनी दाल और जिस दिन पनीर खाना उस दिन पनीर, दोनों को लेकिन साथ में खाने का प्रयास ना करें। और दालों के साथ कभी भी भूल कर भी दूध ना पिएं, लस्सी ना पिएं। जैसे कई लोग क्या करते हैं दाल के साथ में ना मतलब रोटी दाल खाने के बाद में जाकर एक गिलास दूध बाजार में जाके पी लेते हैं, या रात को सोने से पहले दूध पी लेते हैं। और कई लोग जो है पंजाबी तो जानते हैं कि लस्सी के बड़े शौकीन होते हैं, वो तो सीधी सीधी एक लस्सी चढ़ा देते हैं पूरी। तो दोस्तों लस्सी और दाल ये दोनों हमेशा पेट में जबरदस्त रूप से सड़ती है। दोस्तों समस्या क्या मालूम है, ये रोज का जो पेट में भारीपन और एसिडिटी बनता है ना, हम उसको कॉमन समझ के चलते हैं, हम हैवी पेट को नॉर्मल मान के चलते हैं। हमारे पास पेट है ही नहीं, ये अनुभव हम जिंदगी में कभी कर ही नहीं पाते हैं। तो आप कभी छोड़ के देखो, कभी एक 8-10 दिन है ना आप मत लस्सी पियो, फिर 8-10 दिन लस्सी पियो और अपने पेट को चुपचाप ऑब्जर्व करो, अपने टॉयलेट को ऑब्जर्व करो। सबसे पहला सबूत क्या मालूम है, तुम्हारा टॉयलेट जो है ना बदबूदार होगा, चिकना होगा, सड़ा हुआ होगा, जल्दी नहीं होगा, तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि कॉम्बिनेशन कितना महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए दाल के साथ में ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दाल के साथ में जो है खोया भी नहीं खाना चाहिए। जैसे होता है ना दाल खा रहे हैं, अब उसके साथ में खोए की मिठाई खा रहे हैं, जैसे कलाकंद है, पेड़ा है, तो इस तरह के जो खोए होते हैं ना ये भी हाई प्रोटीनस है, ये दोनों डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, तो वो भी जाकर हमेशा पेट में सड़ते हैं। जैसे दाल खाने के बाद में रसगुल्ला खा लेते हैं कई लोग, तो ये सब पेट में जाकर हमेशा सड़ते हैं। और दाल के साथ जितने भी प्रकार के जो रूट्स होते हैं, जैसे दाल के साथ आलू खाते हैं, शकरकंद खाते हैं, या जमीकंद खाते हैं, अरवी खाते हैं, ये सब रूट्स जो है ये भी दाल के साथ में कभी अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो एकदम प्योर स्टार्च है और दाल एक प्रकार से हाई प्रोटीनस फूड है। और स्टार्च और प्रोटीन हमेशा पेट में सड़ते हैं, क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन बिल्कुल डिफरेंट, स्टार्च के लिए अलग से अल्कलाइन जूसेस निकलते हैं, तो इसीलिए दोनों कभी भी अच्छे ढंग से कंबाइन नहीं हो सकते। तो ये भी एक अवॉइड करने की कोशिश करें। और दाल के अंदर कई लोग हैं ना नींबू, इमली, अमचूर, कई तरह की खटाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए पहली बात तो आपका पेट अगर ठीक ठाक है तब तो देखिए बॉडी टॉलरेट कर लेगी। अगर आपका पेट ठीक ठाक नहीं है ना और गड़बड़ वाला है तो प्लीज़ खटाई को दाल के साथ में कभी इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे दाल का कभी अच्छा पाचन नहीं होता, बल्कि वो खटाई दाल के पाचन में एक बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन बन जाती है, क्योंकि दाल का जो स्टार्च है उसके जो अल्कलाइन जूसेस होते हैं वो सिट्रिक एसिड कभी निकलने नहीं देंगे। तो ये सब बहुत सारे मतलब केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होते हैं, इसके कारण मुझे मना करना पड़ता है। और हाँ, दाल के साथ एक खटाई ऐसी है जो टॉलरेबल है, वो कौन सी है, टमाटर की। इसीलिए टमाटर अगर हम कभी कभार दालों में या सब्जियों में डालते हैं ना तो वो उसकी खटाई चूँकि इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए बॉडी जो है उसको टॉलरेट कर जाती है और वो टॉलरेबल कॉम्बिनेशन है, यूँ समझ लें। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या समझना मालूम है, जब आप दाल पकाते हैं ना तो दाल पकते पकते उसके झाग ऊपर जो आते हैं ना वो ज़रूर निकाल दें, क्योंकि वो निकालने से फिर आपको दाल ज़्यादा तंग नहीं करेगी, क्योंकि उसमें जो यूरिक एसिड और यूरिया बनता है ना वो नहीं बनेगा, क्योंकि दालें जो है प्रोटीन होने के कारण यूरिक एसिड की बहुत बड़ी निर्माता है। तो इसीलिए दाल और एक गैस बनती है, एक यूरिक एसिड बनती है, और दोनों बॉडी को डैमेज कर रहे होते हैं। इसलिए दाल खाएं जरूर, यंग बच्चों को भी दे जरूर, लेकिन उसका तरीका थोड़ा दिमाग में रखें कि दालों को जो है अनाज के साथ, मिलेट के साथ ज़्यादा इस्तेमाल करना है, सलाद सब्जियों के साथ ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और फलों के साथ कभी भी भूल करके इस्तेमाल नहीं करना, नॉनवेज के साथ इस्तेमाल नहीं करना, खटाई के साथ में कभी इस्तेमाल नहीं करना, रूट्स के साथ यानी कि आलू शक्कर के साथ इस्तेमाल नहीं करना। ये थोड़ा अगर आप अगर समझ जाएंगे तो फिर आप इसका रियल लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों दाल का ये कॉम्बिनेशन अब आप समझ गए होंगे। अब मैं अगला वीडियो में लेकर आऊँगा दूध के बारे में, कि दूध किसके साथ कंबाइन होता है और किसके साथ बैड कॉम्बिनेशन या गुड कॉम्बिनेशन है। वो वीडियो जरूर सुनिएगा,
क्योंकि उससे आप अपने आप को अपच से और गैस से बचा पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।